जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। साउंड ठीक है ना? गुड। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 27 है। आज हमने कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट नहीं पढ़ना लेकिन आज हम वो टेक्निक सीखने के लिए जा रहे हैं जो ना सिर्फ ये कि आपके इस सब्जेक्ट बल्कि सीए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें काम आएगी। टेक्निक क्या है कि हम कैसे कंसेप्ट्स को, जो कंसेप्ट्स पढ़ते हैं उन्हें अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे रिटेन कर सकते हैं। क्योंकि ओवर द इयर्स जो स्टूडेंट के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट खुद शेयर भी करते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है वो कहते हैं सर हमें याद नहीं रहता। जो चीज़ हम याद करते हैं ना वो रिवाइज़ नहीं कर पाते। जब रिवाइज़ कर किस तरीके से करना है ये नहीं हमें पता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो चीज़ याद करते हैं कुछ दिन के बाद भूल जाती है। जो चीज़ याद करते हैं कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। ख़ास तौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस पे मैं काफ़ी अरसे से कुछ काम कर रहा था, कुछ इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो तकरीबन साल डेढ़ साल पहले इसका एक हल मेरे सामने आया। फिर उसके ऊपर मैंने बैकएंड पे खुद वर्किंग करना शुरू की। तो एक सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों के साथ मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उस सॉफ्टवेयर का बेसिक पर्पज़ सिर्फ एक ही है। वो पर्पज़ क्या है कि किस तरीके से आप जो कंसेप्ट सीखते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट किया जाए, ऐसे कि जब आप एक दफ़ा उसको याद कर लें उसके बाद फिर आपको वो कभी भूले ना। ठीक है, वो आपको कभी भूले ना। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, ये सीखना। ठीक है, क्योंकि शायद आपने भी, मैं भी जब स्टूडेंट था मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी कि चीज़ें जब याद करते थे तो उसके बाद वो भूल जाती थी। ख़ास तौर पे लास्ट मंथ में जो प्रिपरेशन का मंथ होता है ना, यानी नेक्स्ट मंथ में पेपर है, लास्ट मंथ में ये रिवीजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती थी। और बाज़ औक़ात इस प्रेशर की वजह से, और ख़ास तौर पे खुदा न खास्ता अगर कभी आखिरी महीने में कोई फैमिली में कोई इस तरह का इशू आ जाए कि मसरूफियत ऐसी बन जाए, कहीं पे 2-3 दिन ज़ाया हो गए या अपनी तबीयत ख़राब हो गई, समटाइम फूड पॉइजनिंग की वजह से 1-2 दिन पढ़ नहीं सके, तो आखिरी महीने में जब ये जो 2-3 दिन का गैप आ जाता था, इसकी वजह से प्रेशर मल्टीप्लाई हो जाता है। और बहुत से स्टूडेंट फिर एंड पे अगर इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं तो ये डिसीजन करते हैं कि हम इस अटेम्प्ट में इस सब्जेक्ट को अब क्विट कर देते हैं क्योंकि हमारी सही तरीके से रिवीजन नहीं हो सकी। रिवीजन नहीं हो सकी तो हम एग्जाम में जाके उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी। तो इसके हल के ऊपर हम आज की क्लास में बात करेंगे। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की तरफ जाने से पहले मैं इसकी नेसेसिटी और इसकी वर्किंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी हम क्लास में एक्सरसाइज करते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं ये भाईजान है आपसे ये पूछता हूँ, आपने पहाड़े टेबल्स याद किए होंगे, आप मुझे कोई टेबल सुना सकते हैं? जैसे फ़र्ज़ कीजिए 6 का टेबल सुनाइए। 6 का टेबल। ठीक है भाई ने इंग्लिश में सुना दिया, हमने उर्दू में पंजाबी में याद किए होते हैं। 6 कम 6 दिन 12 सुनाएं ये वाला भी सुना दे बेटा। ठीक है, अच्छा आपने ये देखा दोनों भाइयों ने, उन्होंने इंग्लिश में सुना दिया, उन्होंने उर्दू में सुना, लेकिन दोनों ने ठीक सुनाया, उसमें कोई गलती नहीं की। ठीक है, यानी 6-7 42, उन्होंने 42 का, उन्होंने 42 कह दिया, कोई गलती नहीं की। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम ये 6 का पढ़ा कब रिवाइज किया था? 6वीं-7वीं में किया था। अच्छा, मेरा ख्याल है पिछले 1 साल में तो नहीं किया होगा, 2 साल में, 3-5 साल में, 8-10 साल हो गए होंगे। अच्छा, आप ज़रा एक चीज़ के बारे में सोचिए, एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन पिछले 10 सालों में कभी रिवाइज नहीं की, लेकिन मैंने जैसे ही पूछा उन्होंने बगैर गलती किए, बगैर रुके, उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे रिप्रोड्यूस करके दे दी। ऐसा ही है, ऐसा क्या? अच्छा, इस चीज़ को सामने रख के ना रिसर्चर ने रिसर्च की, उन्होंने कहा ऐसा कैसे होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन तो आप याद करते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, आप 10 साल के बाद भी जब उसको रिकॉल करते हैं ना तो बगैर कोई गलती किए, बगैर रुके आप उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है
कि जो आपने पेपर देना है ऑडिट का, कंसेप्ट याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, फिर भी जहन में नहीं बैठता। जितनी दफ़ा याद करते हैं उतनी दफ़ा ही जहन से निकल जाता है। क्या रीज़न है? तो वो ये कहते हैं असल में एक हमारे माइंड की है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम जब चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहले जाती हैं ना चीज़ें, तो ये समझते हैं कि चीज़ें हमें याद हो गई हैं, उसके बाद चीज़ों को दे देते हैं ब्रेक, महीने की, 1.5 महीने की, फिर उसके बाद जब उनको दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं वो रिकॉल नहीं होती। जब तक याद रखिए चीज़ें आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं होगी ना, आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आती रहेगी। क्या प्रॉब्लम आती रहेगी? कि एक चीज़ आप याद करते हैं वो याद रहती नहीं, वो भूल जाते हैं, बार बार याद करनी पड़ती है, बार बार भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम किस जगह पे है? प्रॉब्लम टेक्निक में है कि आप किस टेक्निक के मुताबिक चीज़ें याद करते हैं। अगर आप उस टेक्निक के मुताबिक चीज़ें याद करें जिस टेक्निक से आपने बचपन में टेबल याद किए थे, उसी टेक्निक को अगर आप आज भी इस्तेमाल करें ना, तो आज इन 4 महीनों में आज जो चीज़ सीखेंगे वो अगले 10 साल तक भी अगर आप किताब ना भी खोलें ना, आपको याद रहेगी। पक्की बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। अच्छा, वो क्या टेक्निक्स थी जो हम यूज़ करते थे? वो क्या टेक्निक्स थी जो हम यूज़ करते थे टेबल को याद करने के लिए? आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं छोटा होता ना, हमारे स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूल में भी इस तरह वो टेबल्स को याद करवाते थे। वो, और मुझे याद है वो पीरियोडिकली रिवीजन करवाते थे, यानी हफ्ते में एक दिन रखा होता था उन्होंने, वो शायद हमारे ज़माने में थर्सडे का होता था। उस दिन उन्होंने टेबल्स को रिवाइज करवाना होता था। ठीक है, ये होती है पीरियोडिक रिवीजन। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चली वो ये कि पीरियोडिक रिवीजन किसी भी कंसेप्ट को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रिटेन करने के लिए ज़रूरी है। अब अगर ये टेबल वाली एग्जांपल को अपने सामने रखते हैं, हम असल में याद उसी तरीके से करना चाहते हैं, ऑडिट को उसी तरीके से याद करना चाहते हैं जिस तरीके से बचपन में टेबल किए थे, ताकि उसी तरीके से हमारी मेमोरी में बैठे जिस तरीके से टेबल बैठे हुए हैं। साल बाद भी हमसे कोई ऑडिट का कंसेप्ट पूछे ना, तो हम बगैर रुके उसको पूरे का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल ठीक बताएं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये जहन में रखिएगा। तो इसके लिए पहले हम डिकोड करते हैं टेबल को हमने किस तरीके से याद किया। आइए, सबसे पहले हमने जब टेबल को याद किया ना, तो जहन में रखिएगा टेबल हमने पूरे का पूरा एक ही वक्त में याद नहीं किया। हमने सबसे पहले टेबल को डिवाइड किया सब पार्ट्स में। ये बेसिकली जो 6 का टेबल है ना, ये एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इसमें 10 स्मॉलर पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। 6 एकम 6 एक अलग पार्ट है, 6 दूनी 12 एक अलग पार्ट है, 6 3 18 एक अलग पार्ट है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ भी जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने लेके जाना है ना, सबसे पहले क्या करना है, उसको हमने सबसे पहले स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने टेबल जब याद करते थे क्या करते थे, उनको स्मॉलर पार्ट में, सब पार्ट्स में या स्मॉलर पार्ट्स में उनको डिवाइड करते थे, ऐसे ही है। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, हम इसके बाद करते थे पीरियोडिक रेपिटेशन या रिवीजन कह लें, रेपिटेशन कह लें या रिवीजन कह लें, कि पीरियोडिकली रिपीट करते थे हम उन कंसेप्ट्स को, रिपीट करते हैं। यानी सिर्फ ऐसे नहीं होता था एक दफ़ा आपने 6 का टेबल सही सुना लिया ना, तो टीचर ये नहीं कहते थे अब पूरा महीना तुमने टेबल नहीं सुनाना, वो हफ्ते के बाद फिर से टेबल सुनते थे, ऐसे ही। और जब हम तीसरी चीज़, जब हम रेपिटेशन या रिवीजन करते थे ना, तो रेपिटेशन या रिवीजन स्टार्ट से लेके एंड तक नहीं करते थे। ऐसे नहीं करते थे जब हम ऑडिट की रिवीजन करते हैं, ऐसे नहीं जैसे किसी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की रिवीजन करते हैं। कैसे हम सब्जेक्ट की रिवीजन करते हैं आजकल, जैसे मैं भी जब स्टूडेंट था तो इसी तरीके से रिवीजन करता था जब मैं सीए का स्टूडेंट था या दूसरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, कि अगर एक चैप्टर के हमने एक सब्जेक्ट के 8 चैप्टर याद कर लिए ना, रिवीजन करनी है, सबसे पहले चैप्टर 1 खोलो, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4। इससे होता क्या है कि जो शुरू के चैप्टर्स है ना, वो निस्बतन आसान भी होते हैं, वो बार बार रिवाइज हो रहे होते हैं। वो पता चलता है चैप्टर 1 जो है वो 20 दफ़ा रिवाइज हो गया है, और चैप्टर जो 7 है वो फॉर एग्जांपल 8 दफ़ा रिवाइज हुआ है, और चैप्टर 12 जो है 2 दफ़ा रिवाइज हुआ है, और इससे अगले चैप्टर की बारी नहीं आई। बात का ऐसे होता है। तो तीसरी चीज़, लेकिन जब हम पहाड़े टेबल्स याद करते ना, तब ऐसा नहीं होता था। जब टेबल याद करते हुए मुझे पता नहीं चलता था 6 7 क्या है, तो मैं कहता 6 7 42, उसके बाद मैं बैठ जाता था 6 7 42, 6 7 42, 6 7 42, 6 7, भाई ऐसे नहीं होता था, ऐसे याद। यानी बजाय ये कि हम सारे का सारा टेबल याद करें, जो हमारा वीक एरिया होता था उसके ऊपर फोकस कर रहे होते। जब वो वीक एरिया हमारा स्ट्रांग हो जाता था ना, फिर हम शुरू से पढ़ा शुरू करते थे, फिर नहीं अड़ते थे उसके ऊपर। तीसरी चीज़ यही है कि हमने फोकस करना है डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स, डिफ़िकल्ट पार्ट्स के ऊपर। फोकस किसके ऊपर करना है, फोकस ऑन रेपिटेशन करते हुए, रिवीजन करते हुए, किसके, ऑल पार्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना।
किसके ऊपर करना है? डिफिकल्ट पार्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इजी पार्ट्स के ऊपर कम फोकस करना है। जब रिवीजन कर रहे हो ना तो उसका असूल है, आपने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तरतीब से रिवीजन नहीं करनी, बल्कि हर चैप्टर के अंदर जो आपके मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट्स आपको लगते हैं, जिनमें आपकी परफॉर्मेंस वीक है, आपने उनको रिवाइज करना है। ठीक है, इजी कंसेप्ट्स की 10 दफा रिवीजन कर लेंगे, टाइम जाया किया। इससे ज्यादा बेहतर है डिफिकल्ट कंसेप्ट्स की 2 दफा रिवीजन कर लें। तो तीसरा कंसेप्ट है फोकस ऑन डिफिकल्ट पार्ट्स। ये 3 बड़े हिस्से हैं। अगर आप देखें एग्जाम्पल लीजिए टेबल्स वाली। टेबल्स को आपने इसी तरीके से याद नहीं किया, किसी भी नए टेबल को याद करना होता था, स्मॉलर पार्ट्स में 1 से लेकर 10 तक सब डिवाइड करते थे, बार बार रिवीजन करते थे, रेपिटेशन करते थे, और रेपिटेशन करते हुए अगर कोई मुश्किल लगता था तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। अगर आप इसी अप्रोच के मुताबिक कोई भी सब्जेक्ट, आज भी इस अप्रोच को आप अडॉप्ट कर लें, अब अगर आप खुद वैल्यूएशन कर ले कि आप इस अप्रोच के मुताबिक काम करते हैं, अब बड़े हो गए, अब हमने जब ऐसे लिखना होता है ना, ऐसे याद करना होता है, तो हमारी कोशिश होती है ऐसे पूरे का पूरा याद कर लें, उसको स्मॉलर पार्ट्स में सब डिवाइड करने की कोशिश नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि रेपिटेशन एक दफा याद हो गया ना, अब आखिरी महीने जाकर रिवीजन करेंगे, उससे पहले रिवीजन नहीं करनी हमने। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जो हर हफ्ते जो पिछला जितना भी आपने पढ़ा हुआ है हर हफ्ते रिवाइज करते हैं? बहुत कम स्टूडेंट होंगे, देख लें 1-2। और तीसरा, आप में से क्या कभी आपने हाईलाइट किया कि ये चैप्टर जो है ना, ये मैंने पढ़ तो लिया, इसमें मेरा मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट कौन सा था, और अगली दफा रिवीजन करते हुए मैं पहले मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करूं, बाद में इजी कंसेप्ट्स के ऊपर जाऊं? नहीं, मैं खुद भी नहीं करता था। जब शुरू किया रिवीजन करने के लिए तो चैप्टर 1 सारे का सारा रगड़ दिया, वो चाहे इजी कंसेप्ट है, चाहे दरम्यान में जो चलते गए एक लाइन पट्टी बना के, चैप्टर 1 के कंसेप्ट 1 से लेके आगे चलते गए, इजी भी दरम्यान में आगे, डिफिकल्ट भी दरम्यान में आगे, सब कुछ को इक्वल टाइम दे रहे हैं। ये हमारी पढ़ने की याद करने की अप्रोच ही गलत है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर आज भी आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप उसी तरीके से ऑडिट याद करने के काबिल होंगे जिस तरीके से भाई ने टेबल सुना है। इस अप्रोच को, अच्छा ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वरना इसके लिए जो रिसर्चर ने वर्ड यूज किया ना वो कुछ थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं। इजी अप्रोच के साथ मैं आपको शेयर कर, इस अप्रोच को कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, SPACED, स्पेस्ड REPETITIO, स्पेस्ड रेपिटेशन अप्रोच। अगर आप गूगल पे सर्च करें ना, अगर इस अप्रोच की ऑथेंटिसिटी, इसकी वैलिडिटी के ऊपर आपको कोई शक हो, आप सर्च करना चाहे गूगल पे जाकर रिसर्च कर लें स्पेस रेपिटेशन अप्रोच क्या होती है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, स्पेस रेपिटेशन अप्रोच के मुताबिक प्रिपरेशन करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स इजाद हुए होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट है, कुछ यूज़ करने के लिहाज से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन उनमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, कुछ यूज़ करने के लिहाज से इजी हैं लेकिन कंपैरेटिवली उनमें ऑप्शंस कम हैं। तो जितने सॉफ्टवेयर जो थे मेरे सामने, मैंने सर्च करना जब शुरू किया, जितने सॉफ्टवेयर मेरे सामने आए उनमें मैंने यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन करना शुरू की कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की सारी नीड्स को पूरा करता हो और स्टूडेंट की सारी नीड्स को पूरा करता हो और स्टूडेंट के लिए उसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो। तो बहुत से कुछ सॉफ्टवेयर्स को वैल्यूएट करने के बाद जो फाइनल मैंने स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया, जो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है, उसका नाम है ब्रेनस्केप, BRAINSCAPE, ब्रेनस्केप सॉफ्टवेयर। ये ब्रेनस्केप सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये आपको स्पेस्ड रेपिटेशन के ज़रिए से आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएगा और एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर तैयारी करवाएगा। और जो कंसेप्ट, जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर आपने इस तरीक़ेकार से सीख लिए, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन है, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन है कि इंशाल्लाह वो आपको भूलेंगे नहीं जल्दी, साल तक याद रहेंगे। बल्कि एक बड़ी आगे की बात करने जा रहा हूँ, अजीब बात आपको लगेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये पिछले 1.5 साल में मैं इसी के ऊपर काम कर रहा था और मैंने भी थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया है। अब बड़ी अजीब आपको सुनने में बड़ी अजीब बात लगेगी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारा स्टूडेंट जो इस अप्रोच के मुताबिक, जो आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इस अप्रोच के मुताबिक ऑडिट का सब्जेक्ट तैयार कर लेता है, वो आखिरी महीने में अगर महीना पहले सिलेबस सारा कंप्लीट कर लेता है, आखिरी महीने में किताब को खोलता भी नहीं है,
आखिरी दिन तो दूर की बात है, आखिरी महीने में भी किताब ना खोले, लेकिन जब पेपर देने के लिए जाए, जो क्वेश्चन उसके सामने आए एग्जैक्टली उसी तरीके से उसका जवाब दे रहा हो जिस तरीके से भाई ने हमें टेबल सुनाया। ये है टारगेट, ये है टारगेट। और यही वो प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट कहते थे सर एंड पे रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, जो याद करते हैं भूल जाता है, और एंड पे उसको याद करना, याद रखना, रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मैंने ये देखा है, मेरा ये तजर्बा है। अगर आप मेरे से पूछना सर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, तो मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है याद करना और याद रखना, भूल जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए ये जो रिकमेंडेड सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये ब्रेनस्केच सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें हमारा अकाउंट बनेगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑडिट का सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, हमारे जितने भी बुक के चैप्टर्स हैं वो सारे उस चैप्टर अंदर होंगे। करना क्या मैंने स्टेप नंबर 1 में आपका ऑडिट में जितना भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर हैं और जितना भी सिलेबस है, उन सब को छोटे छोटे कंसेप्ट्स में तोड़ना है। यानी बड़े बड़े जो जितने भी पेजेस हैं आपके, पूरा सिलेबस है, जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको क्या करना है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स में ब्रेक करना है। और कंसेप्ट्स को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जिस तरीके से वो एग्जाम में या केस स्टडी में पूछता है। अब ये सबसे अहम काम है, डिवाइड इनटू स्मॉलर। आपके पूरे सिलेबस है, सिलेबस में से कंसेप्ट्स को निकालना है, कंसेप्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, और ऐसे कन्वर्ट करना है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रिप्रोडक्शन का या जैसे केस स्टडी पूछता है। ये जजमेंटल वर्क है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जितनी ज़्यादा मेहनत इस एरिया पे लगती है ना उतनी ही ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ती है। इसकी सारी यूटिलिटी इस स्टेप में डिपेंडेंट है कि जो टीचर आपको कार्ड्स बना के दे रहा है, जो कंसेप्ट्स बना के दे रहा है, उसने किस तरीके से इनको कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट करते हुए उसने ICAP को या जो जिस एग्जामिनेशन बॉडी के मुताबिक प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके मुताबिक उसने कन्वर्ट किया कि नहीं किया। तो यूँ समझ लीजिए आपकी सारी बुक जो है ना, सारी बुक वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट होके आपके सामने आ गई। आपकी सारी बुक को मैंने क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करके सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दूंगा मैं। आपने क्या करना है, आपने उसको एक्सेस करना है और उसकी रिवीजन करनी है, रेपिटेशन करनी है। अच्छा, ये रेपिटेशन आपने डेली बेसिस पे करनी है। सबसे अहम चीज़ है कंसिस्टेंसी, लेकिन ये आपके 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेगी। यानी एक सब्जेक्ट में अगर आप रेपिटेशन करना चाहते हैं तो 8 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी रूटीन में से सिर्फ 8 से 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लें और सब्जेक्ट की रिवीजन करना शुरू कर दें, आपको 2-4 दिन में नहीं, 1-2 हफ्तों में नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद एहसास हो जाएगा कि इसके आपको कितना फ़ायदा हुआ है। आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ग्रिप हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ग्रिप हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, जैसे टेबल्स के ऊपर ग्रिप है आपकी। और फिर बता रहा हूँ, ये तजर्बा नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि मैं तजर्बा करूंगा और आप काम करेंगे तो फिर देखेंगे कि आपको ये याद होता है कि नहीं। ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन है, इसको दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसको मेडिकल के स्टूडेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए याद करने वाली चीज़ें बहुत से केमिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने याद करने होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना, मैंने तीन स्टेप्स हैं इस अप्रोच के। कंसेप्ट्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है, आपने उसकी रेपिटेशन करनी है, ये मेरा काम है, ये आपका काम है। फिर ये सॉफ्टवेयर का काम है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, ये 8 से 10 मिनट के, ठीक है, सिस्टम आपके जो आप जिस कंसेप्ट की रिवीजन करेंगे उसकी क्लासेस बनाता जाएगा। सिस्टम 5 तरह की क्लासेस बनाता है। मैक्सिमम वो कंसेप्ट जो आपके परफेक्ट है, जो आपको 100% आते हैं, और मिनिमम वो कंसेप्ट जो आपको 0% आते हैं, और फिर दरमियान में कुछ कंसेप्ट्स। यानी अगर आप एक कंसेप्ट को 100% आंसर दे देते हैं तो आप उसको 5 में से 5 मार्क्स देंगे। अगर एक कंसेप्ट को 80% आप आंसर कर देते हैं सही,
20% भूल गया है या 20% गलत हुआ है, तो सिस्टम आपको 5 उस क्वेश्चन को 5 में से 4 मार्क्स देंगे। 60% आंसर किया है 5 में से 3 मार्क्स, 40% आंसर किया है 5 में से 2 मार्क्स, और अगर 20% या उससे लेस किया है तो 5 में से 1। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अब ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और आप उसको आंसर करने के बाद मार्क्स दे रहे हैं कि मेरे इसको, आप खुद को मार्क्स दे रहे होंगे कि ये कंसेप्ट इसने पूछा है, ये मुझे 40% आता था, 40% आता था, मैं इसको 2 मार्क्स दूंगा, और ये कंसेप्ट मुझे 80% आता था, इसको मैं 4 मार्क्स दूंगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके उन कंसेप्ट्स की क्लासिफिकेशन बनाता जाएगा कि कौन से कंसेप्ट्स आपको ज्यादा मुश्किल लगे, कौन से कंसेप्ट्स आपको आसान लगे। जब अगले दिन या जब नेक्स्ट रिवीजन या रेपिटेशन में आप बैठेंगे ना, सिस्टम ये नहीं करेगा कि रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन ले आए। वो क्या करेगा भला, वो जो आपके पिछले सेशंस की बेस पे, पिछले पूरे जितने भी आपने 8, 10, 12 सेशन, उनकी बेस पे जो आपके डिफिकल्ट कंसेप्ट्स होंगे वो आपको सामने रखेगा, वो पहले टेस्ट करवाएगा, और जो इजी कंसेप्ट्स हैं उनको एंड पे टेस्ट करवाएगा। यानी जितनी दफा भी आप रेपिटेशन करने के लिए बैठेंगे, आपके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे जो डिफिकल्ट है, जो आपको डिफिकल्ट लगे थे, ताकि आपके डिफिकल्ट एरियाज के ऊपर आपका फोकस लग रहा हो। वरना अगर आप किताब खोल के बैठेंगे ना, तो किताब में तो आपको तरतीब से कंसेप्ट्स होते हैं, और तरतीब से आप उसी तरतीब से रिवीजन कर रहे होंगे, इजी एरिया के ऊपर भी टाइम लग रहा होगा, डिफिकल्ट के सिस्टम में छोटे छोटे पार्ट्स बना के सिस्टम में कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ कि आपने उन कंसेप्ट्स को टेस्ट करने के बाद उनकी तरतीब लगा ली, कौन से मुश्किल है कौन से आसान है, और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको जो मुश्किल वाले हैं वो आपसे पूछा करेगा। ठीक है, इससे आपको खुद एहसास होगा। वैसे तो 1.5-2 हफ्ते के बाद ही फील होना शुरू हो जाता है, लेकिन 1 महीना देखें इस अप्रोच में कंसिस्टेंसी। ये अप्रोच ये कहती है कि अगर स्टूडेंट 1 घंटा बैठ के तो रिवीजन करता है ना, वो गलत है। स्टूडेंट ने रिवीजन करनी है छोटी छोटी, 8 से 10 मिनट, 5-7 मिनट की भी, 8 से 10 मिनट की रिवीजन करे, लेकिन करे डेली। तो 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आप में कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन सामने आया करेंगे, फौरन आपका माइंड आपको बता दिया करेगा इस कंसेप्ट में ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और ये इसकी डेफिनेशन है और ये डिफरेंशिएशन है। आपको किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी जा रहे, मोबाइल तो आपके साथ होता है ना, इंटरनेट का कनेक्शन भी है, इसके लिए एक मोबाइल चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। कहीं पे भी अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं, आप घर में हो, आप बाजार में, आप किसी रिलेटिव के पास हैं, आप बैंक के किसी काम से या किसी भी और जगह पे ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास 8 से 10 मिनट फ्री हैं, आप ये रेपिटेशन कर सकते हैं। इवन अगर 5 मिनट भी फ्री है ना, आप रेपिटेशन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें कंसिस्टेंसी अहम है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मुझे ये बताइए, अगर आपको समझ आ रही है कि ये जो ब्रेनस्केप सॉफ्टवेयर है ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम जो भी कंसेप्ट सीख रहे हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। ठीक है, हमें ये टेंशन ना हो कि हमने आखिरी महीने रिवाइज करना है, बल्कि जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम याद कर रहे हो। आप आखिरी महीने किताब बिल्कुल भी ना खोलें, तो भी आप इस काबिल होना चाहिए आपको, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी वक्त क्वेश्चन पूछे आप उसको फौरन बता सके, इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है। ठीक, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको हमने यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है। ठीक, आप सब स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, चलिए लैपटॉप तो नहीं होगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, आपके पास अगर मोबाइल सामने है तो मोबाइल के ऊपर आप इसको यूज कर लें, और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप इसको देख रहे हैं तो कंप्यूटर लैपटॉप का एक्सप्लोरर पे एक अलहदा से एक और टैब को ओपन कर लीजिए, जिसके ऊपर अब हम ये सीखेंगे कि हमने इसको यूज किस तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस ब्रेनस्केप सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं और आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको इसकी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करना। इसकी एक मोबाइल ऐप भी है, लेकिन ऐप रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटीज है, कुछ एक ऑप्शन नहीं है उसमें। यानी अगर ऐप में एक वक्त में आप एक ही चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट के जरिए से एक्सेस करते हैं तो आप एक वक्त में मल्टीपल चैप्टर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। स्टार्ट करें, चलिए। अब ऐसा कीजिए, आप मोबाइल अपने सामने रखिए, अपने सामने रखिए, और जैसे जैसे मैं आपको लेके चलता हूं, आगे नहीं चल, भागना नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको लेके चलूंगा ना, आपने उसी तरीके से आगे बढ़ना है। नहीं, हॉटस्पॉट नहीं है कोई भी, साथ वाले से ले ले भाई। अच्छा,
सबसे पहले आप जाएंगे एक्सप्लोरर पे, और एक्सप्लोरर पे आप टाइप करेंगे brainscape.com, BRAINSCAPE, brainscape.com। ब्रेन स्पेस नहीं है भाई, स्केप है, SCA, स्केप। ये पहुंच गया वेबसाइट पे? चलिए शाबाश। अभी हमारा प्रोजेक्टर भी ऑन हो रहा है, जरा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्टर के साथ। brainscape.com पे जब आप पहुंचेंगे मोबाइल के जरिए से, तो आपको नजर आ रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे 3 हॉरिजेंटल लाइंस हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे 3 हॉरिजेंटल लाइंस हैं, नजर आ रही हैं आपको? इन हॉरिजेंटल लाइंस को जब आप क्लिक करेंगे, हाँ जी, तो आपके सामने, हाँ ठीक है, साथ साथ हम मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं इसको, कि मोबाइल पे किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए से भी डिस्प्ले करते हैं। मोबाइल, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए इसको एक्सेस कर रहे हैं, आपने टाइप करना है BRAINSCAPE, brainscape.com, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 2 टैब नजर आ रहे हैं, लॉगिन और गेट स्टार्टेड। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक फॉर्म डिस्प्ले कर देगा, जो कि आप यूज कर सकते हैं अकाउंट बनाने के लिए। इसमें आपने इंफॉर्मेशन देनी है, अभी अकाउंट नहीं बनाना, ठहर जाए। इसी तरह अगर आप मोबाइल पे हैं, brainscape.com पे जाएंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 3 हॉरिजेंटल लाइन नजर आ रही होगी। इन हॉरिजेंटल लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन खुल जाएंगे। नीचे अगर आप देखें तो उसी तरह 2 टैब नजर आ रहे हैं आपको, लॉगिन और गेट स्टार्टेड का। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। लेकिन अगर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो फिर आपने किसके ऊपर क्लिक करना है? साइन इन, यानी साइन अप कर, जिसे हम साइन अप कहते हैं। साइन अप करने के लिए गेट स्टार्टेड का टैब है, और साइन इन करने के लिए लॉगिन। तो हमने चूंकि फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, और एग्जैक्टली इसी तरह का फॉर्म जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, यही इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल पे आपसे मांग रहा होगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, फर्स्ट नेम में जरूरी है आपने पहले CRN लिखना है, फिर अपने नाम का पहला हरफ लिखना है। CRN लिखना लाजमी है। CRN लिखना क्यों लाजमी करार दिया ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फर्ज कीजिए मेरा CRN है 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 या 6 5 4 ये मेरा CRN है। इसके साथ मैंने अपना नाम लिख दिया, फर्स्ट नेम मोहम्मद और फिर लास्ट नेम आसिफ। नीचे आप अपना ईमेल लिख देंगे, ईमेल कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये ईमेल है। फिर पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड मैंने क्रोम से कहा कि मुझे सजेस्ट कर दे, और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से भी कुछ रख सकते हैं। ईमेल ठीक लिखिएगा ताकि अगर पासवर्ड कभी आप भूल जाएं तो वो आप अपने ईमेल पे उसको रिकवर करवा सकें, और कोशिश करें पासवर्ड भी आप याद रखें। इसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक करना है। क्लियर? यही स्टेप मैं अपने मोबाइल पे भी कर रहा हूं। फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, ईमेल लिखा, पासवर्ड एंटर किया, एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक किया, और फिर इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। ये रजिस्टर पे क्लिक हो गया। जब रजिस्टर पे क्लिक हो जाएगा तो आपका अकाउंट बन गया। आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा, हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट। इसको कैंसिल कर दें, हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद सीखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कि आपने कैसे स्टार्ट करना है। इसको कैंसिल कर दें। अब देखिए आपके सामने कोई इस तरह का डिस्प्ले आ गया जिसमें आपके सामने एक अकाउंट बना हुआ है। क्लियर हो गया?
अच्छा अब आप एक काम कीजिए, इसको आप क्लोज करके, मोबाइल है ना, इस पे आप इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करें। अब ये हमारा अकाउंट बन गया है, अब हम दोबारा इसको लॉगिन के जरिए से एक्सेस करेंगे। ठीक है, क्लोज कर दिया हमने, दोबारा गए, ब्रेनस्केप टाइप किया, टॉप राइट कॉर्नर पे 3 हॉरिजेंटल लाइन। अब चूंकि ऑलरेडी लॉगिन हुए हम, तो उसने हमसे हमारा लॉगिन पासवर्ड नहीं पूछा, बल्कि फौरन बता दिया। इस आपके सामने लिस्ट आ गई है, इसमें लिस्ट में लिखा हुआ माई क्लासेस, फाइंड फ्लैश कार्ड, मेक फ्लैश कार्ड, व्हाई इट वर्क्स, एजुकेटर, बिजनेस वगैरह। ये सारी लिस्ट नजर आ रही है आपको? भी नजर आ रही है कि नहीं? यहाँ पे पहुंच गए कि नहीं नजर आ रही? माई, एक मिनट है भाई, दिखाए। हाँ ये ठीक, आप उसके अंदर देखें माई क्लासेस है ना, आप ऑलरेडी उसको आपने बैक नहीं ना किया, बैक नहीं ना किया, मैंने कहा था बैक कर ले। चलिए यार कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, इन हो गया। ये माई क्लासेस, टॉप पे माई क्लासेस का टैब आ रहा है, ये है, इसको क्लिक करें, ये माई क्लासेस आ गया। ठीक, पहुंच गए आप लोग माई क्लासेस में पहुंच गए। यहाँ पे अब देखें माई क्लासेस किधर है, ये इसको एक्सटेंड करें फुल साइड बार को, ये आपके सामने अब क्लासेस आ, ये डिस्प्ले आ गया। कंप्यूटर है तो ये वाला डिस्प्ले आएगा, मोबाइल है तो आपके सामने ये लिस्ट आएगी। इस पे आप माई क्लासेस पे क्लिक करें टॉप पे, तो आपके सामने इन्हीं ऑप्शंस के साथ वो डिस्प्ले दे देगा। क्लियर हो गया? ये नजर आ रहा है आपको? डिस्प्ले दिखाइए, डिस्प्ले आया आपका? डिस्प्ले आया? हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बिल्कुल बेहतरीन, आपका डिस्प्ले आ गया, शाबाश, डिस्प्ले आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसने आपको ऑटोमेटिकली एक नॉलेज रीहैब एक कोर्स है, इसमें इनरोल किया हुआ है, लेकिन आप इसको एक्सक्लूड कर दें, इसके आगे क्रॉस लगा हुआ है ना, आप इस क्रॉस को प्रेस कर दें कि भाई यस रिमूव क्लास, ये क्लास मेरे काम की नहीं है, ये मेरे अकाउंट से रिमूव कर दो, ये तो पता नहीं किसी और की क्लास है, इसको रिमूव कर दें, रिमूव कर दें और फिर से माई क्लासेस में आ जाएं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे ना तो वो कह रहा है योर लाइब्रेरी इज एम्प्टी, यानी अब वो आपके अकाउंट से निकल गया है। यहां तक क्लियर हो गए? इतने स्टेप में हमने क्या किया है, हमने ब्रेनस्केप के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया है और उसमें जो गैर जरूरी कोर्स था उसको डिलीट कर दिया। समझ आया हमने क्या किया? अब क्या करना है, अब हमने गैर जरूरी इररेलेवेंट क्लास को डिलीट कर दिया है, अब रेलिवेंट क्लास को ऐड करना है। रेलिवेंट क्लास को कैसे ऐड करना है, जो मैंने आपके लिए ये ऑडिट की क्लास बनाई है, इस प्रैक्टिस करने के लिए, इसको मेमोराइज करने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने के लिए, उसका एक लिंक है। ये लिंक आपको मिलेगा, आपको जो पेज शेयर किया गया ना इसके ऊपर। ठीक है, फिजिकल वाले स्टूडेंट को पेज शेयर किया गया है, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स होंगे आपके लिए ये लिंक हमने पोर्टल के ऊपर कॉपी कर देंगे। आपने सिंपल क्या करना है, उस लिंक को प्रेस करना है। जैसे उस लिंक को प्रेस करेंगे कोर्स आपके सामने आ जाएगा। लेकिन फिजिकल वाले स्टूडेंट, अब आपको क्या करना, क्योंकि आपके सामने तो क्लिकेबल लिंक नहीं है, आपने क्या करना पड़ा, आप ऊपर जाइए, इसको चाहे क्लोज कर दें, इसको क्लोज कर दें, चाहे इस बार को, इस टैब को क्लोज कर दें आप। जैसे ये मैंने क्लोज कर दिया, ये हो गया क्लोज। अब क्या करना है, अब मुझे पता है मेरा ब्रेनस्केप के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, अब मैंने क्या करना पड़ा, कोर्स को अपने अकाउंट में ऐड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो URL है इसको टाइप करके एंटर करना है, सिंपल। ये URL जो लिखा हुआ है ना आपको, ये स्टेप 4 में लिखा नजर आ रहा है, ये www से शुरू कर दें, brainscape.com/p/2yfzj, आगे क्या इसको बोलते हैं, अंडरस्कोर नहीं है, ये हाइफन है, डैश में नहीं, हाँ चलें, वो जो दरमियान की छोटी सी लाइन होती है, LH, फिर वही छोटी सी लाइन दरमियान वाली, फिर VZESM, ये टाइप करना है। आपके सामने मैं टाइप कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह इसको मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल, वरना लैपटॉप में टाइप करना है। क्या करना था, brainscape.com/ देखिएगा एड्रेस मैं सही टाइप कर रहा हूँ, P/2। अच्छा, YF जो है ना, ये छोटी ABC में लिखे, बड़ी ABC में लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2YFZJ, ये माइनस वाला, LH, फिर माइनस वाला, फिर BZESM। देखिए यही कोड है, यही URL है। इसको जब हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कोर्स आ जाएगा।
यही कोर्स मैं मोबाइल के ऊपर भी एक दफ़ा इसको टाइप करते हैं ताकि मैं आपके साथ साथ चलूँ ना, मुझे भी पता चले आपके सामने क्या डिस्प्ले आ रहा है इस वक्त। www.brainScape.com/, फिर इसके बाद था P, फिर /, फिर इसके बाद है 2YFZJ, फिर माइनस वाली डैश, फिर है LH, फिर माइनस वाली डैश, फिर है BZESM। ये सर्च कर लिया मैंने, ये सामने। अब देखिए आपके सामने डिस्प्ले यही आ गया ना, कैफेट ऑडिट बाय M आसिफ ऑटम 2022, ये आपके सामने डिस्प्ले आ गया। अगर आप कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो एग्जैक्टली यही डिस्प्ले होगा, अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी यही डिस्प्ले होगा, सिर्फ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे होगी। यही अल्फाज देखें आ रहे हैं, कैफेट ऑडिट बाय M आसिफ ऑटम 2022, ये आ रहा है आपके अकाउंट में, आ रहा है आपका, आ रहा है। इसमें है ऑरेंज में लिखा हुआ स्टार्ट स्टडिंग, जब आप स्टार्ट स्टडिंग पे क्लिक करेंगे ना, ये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। फिर ये सारी उम्र नहीं जाता जब तक कि आप खुद इसको डिलीट नहीं करेंगे। आपको बार बार ये सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि बार बार ये सारे स्टेप करने आधा घंटा हो गया, अभी तक हम काम की चीज पे पहुंचे ही नहीं है। नहीं, ये फर्स्ट टाइम करना होता है। आपका अकाउंट भी बन गया, कोर्स भी ऐड हो गया, उसके बाद ये दोबारा सारे काम नहीं करने, इसके बाद सिर्फ क्लिक करना है और आपकी एक्सरसाइज शुरू। यहां पे अब देखिए स्टार्ट स्टडिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये क्या कर रहा है, लॉगिन नहीं किया मैंने, नो प्रॉब्लम, दोबारा टाइप करना था। हाँ ये देखिए, अब स्टार्ट स्टडिंग के ऊपर क्लिक किया, ये आपके सामने डिस्प्ले आ गया। देखिए यही डिस्प्ले आया, क्लियर। चैप्टर 1 लिखा नजर आ रहा है आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, एश्योरेंस सर्विस। चैप्टर 2 लिखा आ रहा है, बेसिक कंसेप्ट, एग्जैक्ट। अच्छा, अब जब कभी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे ना, आपके सामने ये डिस्प्ले आएगा, कैफेट और इसके अंदर एश्योरेंस सर्विसेज। अब यहां से हमारा रेपिटेशन या रिवीजन का काम शुरू होता है। आपने सबसे पहला डिसीजन क्या करना है कि मेरे सामने जितने भी, अब चूंकि अभी हमने स्टार्ट शुरू किया है तो अभी फिलहाल 2 चैप्टर्स हैं, आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें चैप्टर ऐड करता जाऊंगा। एक वक्त आएगा जब यहाँ पे 20 चैप्टर्स होंगे, तो आपने पहला फैसला क्या करना है कि मैं रिवीजन करूं, चैप्टर 20 की करूं, चैप्टर की करूं, 17 की करूं, 4 की करूं, 5 की, 1 की, या के 1 की, 2, 3 तीनों की करूं, या के सब की करूं। कोई भी कॉम्बिनेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आपने फैसला करना है कि आज इस वक्त मैं बैठा हुआ, मैंने चैप्टर 7 और उसके बाद चैप्टर 15, इन 2 चैप्टर की रिवीजन करनी है। जिन जिन चैप्टर्स की रिवीजन करनी है आप उनके आगे टिक करते जाएं, जिन जिन चैप्टर्स की रिवीजन करनी। अगर आप चाहते हैं सारे चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, अच्छा सारे चैप्टर्स की रिवीजन का यह मतलब नहीं है कि वो आपके सामने 100 क्वेश्चन ले आएगा, वो क्वेश्चन फिर भी 10-12 ही लेके आएगा कि 10 मिनट में रिवीजन हो जाए। लेकिन अब की बार वो जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा ना, वो सारे चैप्टर्स में से जो आपके मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। यानी अगर आप एक चैप्टर सेलेक्ट करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर जो टॉप 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सेलेक्ट करेगा। अगर आप 4 चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, रिवीजन करने हैं, तो उन चारों चैप्टर्स में जो टॉप 10 डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं आपसे वो रिवीजन करवाएगा। और अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स को सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्या करेगा, सारे के सारे चैप्टर्स में जो आपको सबसे डिफिकल्ट टॉप 10 कंसेप्ट्स लगते थे आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। अब ये आपने अपना फैसला करना है। कभी होता है इंसान का मूड होता है यार एक चैप्टर में रिवाइज कर लूं, कभी कहता है यार मैं 2 चैप्टर रिवाइज करता हूं, कभी कहता है पूरे का पूरा रिवाइज कर ले, टर्म टेस्ट है 8 चैप्टर्स हैं, 8 के 8 रिवाइज कर लेते हैं। ये आपकी अपनी जजमेंट होगी। फर्ज कीजिए हम चैप्टर 1 को रिवाइज करना चाहते हैं, तो मैंने चैप्टर 1 पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आपने इसके आगे स्टडी, इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको भी क्लिक कर सकते हैं और इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने स्टडी के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर मोबाइल में इसी तरह, तो हमने क्या किया, चैप्टर 1 और उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया
वो आपको बता रहा है कि आपने 10 कार्ड स्टडी करने हैं या कि अपनी मर्जी से अनलिमिटेड, ठीक है, जितने मर्जी। अगर स्टडी 10 कार्ड पे क्लिक करेंगे वो आपसे 10 कार्ड की प्रैक्टिस करवाएगा। अगर आप क्रॉस करके अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से जितने मर्जी कर लें। आप रेपिटेशन बार बार भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड क्या करते हैं ना, वो कहते हैं ज्यादा रिवीजन, लंबी रिवीजन नहीं अहम, लंबी रिवीजन नहीं अहम, बार बार रिवीजन अहम है, बार बार रिवीजन अहम है। वो एक मूवी थी मैंने देखी थी, आनंद मूवी, इंडियन। उसमें एक हीरो होता है जो जो उसको कैंसर होता है, कोई मरने वाला होता है, उसका एक डॉक्टर होता है, पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप के ऊपर वो बनी थी। तो पेशेंट जो था ना वो एक डायलॉग बोलता है, वो बड़ा अच्छा जेन में याद है, कहता है जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से रिवीजन लंबी नहीं होनी चाहिए, रिवीजन बार बार होनी चाहिए, रिवीजन बार बार। तो बजाय ये कि आप एक दिन बैठ के 2 घंटे की रिवीजन करें, उससे बेहतर क्या है कि आप सिर्फ 10 मिनट की रिवीजन करें, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर करें। और 8 से 10 मिनट डेली रूटीन से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप क्लास में बैठे हैं, टीचर लेट है फॉर एग्जांपल, किसी वजह से 5, 7, 8, 10 मिनट लेट है, क्या करें, नो प्रॉब्लम, निकाल के रिवीजन करना शुरू कर दें। इवन अगर आपको 5 मिनट भी फ्री मिलते हैं ना किसी भी टाइम पे, आप 5 मिनट में रिवीजन कर लें, कोई बात नहीं, 10 कार्ड ना सही 5 कार्ड ही होंगे, रिवीजन कर लेंगे आप, 6 कार्ड कर, आप किसी भी वक्त रिवीजन को तोड़ खत्म कर सकते हैं, मतलब क्रॉस कर सकते हैं। मैंने रिवाइज कर रहा था, 6 कार्ड रिवाइज किए, घर वालों ने कह दिया कोई काम से तो ये काम करके आओ, तो नो प्रॉब्लम, उसको क्रॉस कर दें, वापस आके वहीं से शुरू कर लें दोबारा, ठीक है। क्योंकि हर आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर आपके स्टैटिस्टिक्स को अपडेट कर, बैकएंड पे एक बड़ा एल्गोरिथम काम कर रहा होता है, वो आपके अपडेट करता रहता है स्टैटिस्टिक्स को। अच्छा, अब चलते हैं वापस हमारे सामने, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, व्हाई मैनेजमेंट वांट्स टू प्रेजेंट बेस्ट व्यूज ऑफ परफॉर्मेंस टू शेयर होल्डर। अगर आप देखें आपके मोबाइल के ऊपर भी यही क्वेश्चन है, ऐसे ही है। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई बताइए, व्हाई मैनेजमेंट आप वांट्स टू प्रेजेंट बेस्ट व्यू ऑफ इट्स परफॉर्मेंस टू शेयर होल्डर। अब आपने खुद सोचना है इसका क्या आंसर था, व्हाई मैनेजमेंट, इंसेंटिव है और प्रेशर है, लेकिन इंसेंटिव और प्रेशर की एक एग्जांपल भी थी, इंसेंटिव में बोनस। हाँ, अब मैं फर्स्ट टाइम में भूल गया, मुझे ये तो याद रहा इंसेंटिव और प्रेशर है, लेकिन इसकी एग्जांपल क्या है मैं फर्स्ट टाइम में भूल गया, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इसका आंसर अपने जहन में लेके आया और नीचे रिवील आंसर लिखा हुआ है, रिवील आंसर के ऊपर क्लिक किया, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने रिवील आंसर के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे सामने आंसर है, ड्यू टू सम इंसेंटिव फॉर एग्जांपल बोनस आर प्रेशर फॉर एग्जांपल फियर ऑफ रिमूवल। अब ये मेरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया, लेकिन अब आपने ये आंसर दे दिया, अब आपने खुद से वैल्यूएशन करनी है कि मैंने कितने % इसको ठीक बताया। अगर आपने इसको 100% ठीक बताया, आपने मार्क्स देने हैं 5। आगे यही कह रहा है रेट हाउ कॉन्फिडेंटली यू न्यू द आंसर। आपने खुद को रेट करना है कि कितना कॉन्फिडेंटली आपने इसको आंसर किया है। अगर आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया तो खुद को कितने मार्क्स देने हैं, 5, परफेक्ट आंसर के 5। अगर 80% ठीक आंसर था 4, अगर 60% ठीक आंसर था 3, 40% था, 20% या उससे कम था तो 1। अब देखें, अब आपने मेरी असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन 60% ठीक बताया। एग्जांपल बतानी चाहिए थी, पहले नहीं बताई, लेकिन बाद में याद आया। तो मेरा ख्याल है अगर मैं इसको आंसर कर रहा हूं तो कितने मार्क्स दूं, मुझे कितने देने चाहिए। अब ये आपकी अपनी जजमेंट, आपने अपनी असेसमेंट की बेस पे 1 2 3 4 5 में से किसी एक के ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने 3 के ऊपर क्लिक कर दिया। याद रखें ये सबसे अहम स्टेप है आपके लिए कि आपने इसको मार्क्स कैसे, और आपने ध्यानदारी के साथ मार्क्स देने हैं, 2 नंबरी नहीं करने। आपके ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये किसी और के पास नहीं जा रहा है, मेरे पास सिर्फ इतने स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं कि कितने स्टूडेंट इसको यूज कर रहे हैं और उन्होंने कितने कार्ड स्टडी किए हैं। लेकिन आपका जो रिजल्ट वगैरह उससे मुझे कोई आपने गलत आंसर दिए हैं तो कल क्लास में मैं आपकी ठुकाई करना शुरू कर दूंगा, भाई तुमने शाम को रिवीजन की थी, गलत जवाब दिया था, आ जाओ भैया। ऐसे नहीं होगा, आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को इसको मार्क्स देने हैं, और ये आप जो मार्क्स अलॉट करेंगे ना, यही क्लासिफिकेशन है बैकएंड पे। वो अगली दफा क्या करेगा, जो 4 या 5 वाले क्वेश्चंस हैं जिनको आपने 4 या 5 नंबर दिए उनको लिस्ट में नीचे ले आएगा, और जो 1 या 2 वाले हैं उनको ऊपर ले आएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके जो वीक एरियाज हैं वो रिपीट हो रहे हो। अब इसके बाद ये मैंने इसको 3 मार्क्स दे दिए।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है यू रेटेड दिस कार्ड 3, इट विल रिपीट इन ए वाइल। कहता है चूंकि ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, आपको 4 या 5 होते तो हम कहते हैं आपको कंसेप्ट आता है, तो ये कुछ अरसे के बाद दोबारा आपसे टेस्ट किया जाएगा। अब वो अरसा क्या है ये आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, वो हो सकता है 4 कार्ड्स के बाद इसी सेशन में दोबारा बारी आ जाए, वो हो सकता है 2 दिन के बाद बारी है, वो हो सकता है 1 हफ्ते के बाद बारी है। एल्गोरिथम इसी चीज का नाम है, उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है कि ये स्टूडेंट जो है इसने टोटल कितना तैयार करना है मैटर, उसमें कितने में इसके क्या रैंकिंग है, उस तरीके से कैलकुलेशन कर और बैकएंड पे कर रहा होता है। आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ एक काम करना है, जो क्वेश्चन का आंसर उस लिहाज से सही से मार्क्स देने हैं खुद को। अगला क्वेश्चन हमने कहा ठीक है भाई समझ आगे क्या कहना चाह रहे हो। अब ये देखें नीचे बता रहा है 1 वाला, ये 1 है ये 5 है, 1 वाला क्या होगा रिपीट ऑफन, यानी जिनको आप 1 या 2 देंगे वो क्वेश्चन ऑफन रिपीट होंगे, जिनको आप 5 मार्क्स देंगे वो रिपीट होंगे जरूर लेकिन रेयरली, कभी कभार रिपीट फिर भी होंगे, कहीं ऐसा ना हो वो आप भूल जाए। तो अगर पहले आपने 5 मार्क्स दिए किसी को, हफ्ते बाद वो क्वेश्चन दोबारा आया भूल गया था, अब 1 मार्क्स देंगे तो वही कंसेप्ट आपको फिर दोबारा टेस्ट करवाएगा। यानी सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग के डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, इजी कंसेप्ट्स की भी वो आपको रिवीजन करवाता जाएगा लेकिन कम रिवीजन करवाएगा, ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के ऊपर। गॉट इट हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर इसके बाद 3 पे क्लिक हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय, अच्छा ये पहले क्वेश्चन था, व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड नॉन स्टैट्यूटरी एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैट्यूटरी एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है और नॉन स्टैट्यूटरी एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब ये हमने अपना आपने ज़हन में आंसर लिया है, अब क्या करना है हमने रिवील आंसर, रिवील आंसर। अब आपके सामने आंसर आ गया, अब आप पढ़ के खुद को वैल्यूएट करना है आपने कितना को आंसर किया है। कैरियर एश्योरेंस एंगेजमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉर एग्जांपल। हाँ एग्जांपल देना भूल गए थे, एग्जाम्पल देना भूल गए थे। अब इसका मतलब है आइंदा जब कभी कंसेप्ट रिवाइज करेंगे एग्जाम्पल भी हमारे ज़हन में आ जाएगी, ठीक है। फिर इसका इफ एन इंश्योरेंस एग्रीमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय इट इज कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस एग्रीमेंट, इसकी भी एग्जाम्पल देना भूल गए, इन केस ऑफ सोल प्रोवाइडर पार्टनरशिप और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंसेप्ट वही है बुक पर, लेकिन क्या किया बुक के कंसेप्ट को हमने बिट साइज्ड इंफॉर्मेशन में, स्मॉल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके तोड़ के आपके सामने रख दिया। अब बताइए कितने मार्क्स दें इसको, 4, 4 कर लिया हमने, चलें 4 कर लिए ये 4, और इसी तरीके से आप आगे चलते जाएंगे। स्टूवर्डशिप, मैनेजिंग अदर पर्सन प्रॉपर्टी, स्टूवर्डशिप इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अदर पर्सन प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। फिर एग्जांपल देना भूल गए, इसका मतलब है ये एग्जाम्पल देना हम अक्सर भूल जाते हैं और एग्जाम में भी भूल जाते हैं, एग्जाम में भी भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है ये वीकनेसेस तो हमें कम से कम अभी पता चल गई कि हम कंसेप्ट्स को बता देते हैं लेकिन उसकी एग्जांपल नहीं देते, लेकिन ये हमें कंसेप्ट के साथ साथ उसकी एग्जांपल भी तैयार करवा रहा है। क्लियर। इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे, वो आपके स्टैटिस्टिक मेंटेन करता जाएगा। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, घर वाले ने कहा क्या कर रहे हो, फजूल बैठे रहते हो, ईद का दिन है, पता नहीं मेहमान आए हैं, जाओ नान लेके आओ। हमने कहा अच्छा ठीक है, इसको किया क्लोज, नान लेने के लिए चले गए। अब नान वाले की दुकान, रश लगा है उधर, और लोगों के घर में भी तो मेहमान आए हैं, रश लगा है उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल हमारे साथ है। हमें याद आया कि ये ब्रेनस्केप कंप्यूटर पे भी चलता है, मोबाइल पे भी चलता है। मोबाइल के ऊपर आप ओपन करें, इसको क्लिक करें और वहीं से शुरू हो जाएगा। यानी हो सकता है आपको कार्ड्स नए बनाएं लेकिन आपको वो वहीं से शुरू करवाएगा जहां से आपने छोड़ा था घर में। आपका जो चूंकि मेन अकाउंट यूज करें, मैंने आपको बताया था ना मोबाइल ऐप लेस प्रेफर्ड है, उसको इस्तेमाल ना करें। चूंकि आप वेबसाइट पे अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं ना एक्सेस करने के लिए, तो चाहे मोबाइल से एक्सेस करें या लैपटॉप से एक्सेस करें, आपके सारे स्टैटिस्टिक्स वो एक ही अकाउंट में जमा हो रहे हैं। अगर आपने उधर घर बैठ के कंप्यूटर के जरिए से एक्सेस किया था, फिर क्लोज कर दिया, फिर नान वाले की दुकान पे जाके मोबाइल के जरिए एक्सेस कर रहे हैं, तो वही स्टैटिस्टिक्स जहां से आपने क्लोज किया था ना, उसी स्टैटिस्टिक्स से वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, आप वहां पे 4-5 आपने घर में क्वेश्चन किए थे, 4-5 वहां पे कर लें, आपका घर वालों का काम भी होगा, हमारी रिवीजन भी हो गई। असल में इसका ना एक तो ये है स्पेस रेपिटेशन की अपनी एक यूटिलिटी है, ये मानी हुई टेक्निक है, मानी हुई टेक्निक, दुनिया में यूज होती है ये, पाकिस्तान में इतनी यूज नहीं होती। मैंने देखा पाकिस्तान सीए में तो खैर हमारे कहीं यूज नहीं हो रही, अल्लाह करे कि आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें
तो आइंदा हम इसको फिर आगे प्रमोट करें। लेकिन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में भी मैं देख रहा था सिर्फ 2 टीचर्स और हैं पूरे पाकिस्तान में, कोई यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तो ये, लेकिन इसका जो मेरी नज़र में एक और बड़ा फ़ायदा है ना, वो पता है क्या है? ये आपकी ज़िंदगी के जो बहुत से 5-5, 10-10 मिनट होते हैं ना, जो नॉर्मल लॉस कह के आप ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि हम स्टूडेंट है ना, हम कहते हैं नहीं, जब तक एक माहौल नहीं बना होगा ना घर में पढ़ने का, और शाम का टाइम घर वालों ने कोई काम भी नहीं करना, किसी ने आना जाना भी नहीं, घर की बेल भी नहीं बजनी, सुकून से मैं बैठा हूँ, मैं तब 1.5-2 घंटा जब मेरे पास फ्री हो मैं तब काम करूँगा। अगर मेरे पास सिर्फ बाज़ बात ऐसे होता है कि हमारे पास 15-20 मिनट फ्री होते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार 15-20 मिनट तो किताब खोलने में और उस जगह पे पहुंचने में लग जाएंगे, तो जब मेरा टेम्पो बनेगा उस वक्त 15-20 मिनट मेरे पास फ्री टाइम है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं फ्री टाइम जो मेरा 2-2.5 घंटे वाला है ना, मैं उसको यूज़ करूँगा। याद रखें, ये जो 5, 10, 15 आर्टिकल्स में जाके आपको एहसास होगा कि ये जो दरमियान में छोटा छोटा गैप आता है ना, ये कितना अहम होता है। अगर आप इसमें तैयारी करना ना शुरू करें, आर्टिकल्स में तैयारी कर ही नहीं सकते सीफैप की, तो इस 5, 10, 15 मिनट के जो गैप्स है ना, इनको आप यूज कर सकते हैं इस टेक्निक के जरिए से, और बेतहाशा फायदा देगा। बेतहाशा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके ऊपर तजर्बा नहीं हो रहा, ये ट्रस्टेड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन है। तजर्बे हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, अप्रोचेस डेवलप हो चुकी हैं, आपने सिर्फ अब इसको इस्तेमाल करना है। क्लियर होगी ये बात? तो करेंगे, आज से ही करेंगे, ये ऑनलाइन वाले भाई आप भी करेंगे, आज से ही करेंगे। लेकिन एक चीज रह गई, पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ, टाइम का नोट नहीं करा, टाइम, ये टाइम नहीं आपको दे रहा, आप ओपन रह के आपने खुद से वैल्यूएट करना है। आप चाहे तो 30 सेकंड के बाद आंसर दें, चाहे 10 सेकंड के बाद, लेकिन आपने खुद वैल्यूएट करना है कि यार अगर एक आंसर मैंने दिया तो ठीक, लेकिन उसे मुझे 40 सेकंड लग गए, हालांकि 10 सेकंड में आंसर मेरे ज़हन में आ जाए, तो इसका मतलब है मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है। आप उसमें फिर, हालांकि आपने कंप्लीट आंसर दिया है, लेकिन बेहतर है आप 5 की बजाय 4 मार्क्स दे दें खुद को, क्योंकि आपको थोड़ा याद करने में टाइम लगा। तो ये आपने खुद से एडजस्टमेंट करनी है। पूरा सिलेबस, अच्छा सुन लें, पूरा सिलेबस, अगर मैंने पूरा सिलेबस कन्वर्ट करके उसमें अपडेट किया होगा ना, तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, पूरा सिलेबस। लेकिन इसमें इसकी यूटिलिटी में सबसे अहम चीज़ पता है क्या है? सबसे अहम चीज़ है टीचर, कि आपका टीचर कितनी मेहनत करके कंसेप्ट्स को किस लेवल पे ब्रेक डाउन करके इसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह देखें, मैंने आपको बताया मैं 1.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहा था, और मैंने इसकी ऊंच नीच सीखी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसके ऊपर 100% मेरा नॉलेज है, ऊंच नीच सीखी हुई है। इंशाल्लाह इस तरीके से आपको क्वेश्चन सामने प्रेजेंट करके दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम होंगे, और उस तरीके से टेस्ट हो रहे होंगे जिस तरीके से ICAP कर रहा है। अच्छा, आज ये लेक्चर टू लेक्चर नहीं चलेगा, चैप्टर टू चैप्टर। जैसे एक चैप्टर अगर चल रहा है, जैसे चैप्टर 14 चल रहा है हमारा, वो 5 दिन हो गए हैं, ऐसे नहीं होगा चैप्टर पहले लेक्चर के बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं, पहले आपको पूरा चैप्टर, देखिए रिवीजन बाद में होती है, पहले तो हमने समझना है ना। तो पहले जब जिस दिन पूरा चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद मैं इसको अपलोड किया करूंगा, उसके बाद मैं अपना आप चाह रहे हैं कि आधा चैप्टर या पार्शियल चैप्टर भी अपलोड हो जाया करे। पहले बेहतर है चैप्टर रिवाइज कर ले, क्योंकि मैं भी रोज रोज नहीं, मैं हफ्ते बाद एक दिन बैठ के ना मैंने चैप्टर करने होंगे। जब एक दफा बन जाएगा ना, उसके बाद अगले सेशन के लिए आसानी है, वो तो फिर हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव का भी अलग बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जी हाँ बिल्कुल, अगर कार्ड कम, देखें आप कार्ड असल में आपसे ये नहीं पूछेगा आपने कितने कार्ड की प्रैक्टिस करनी है, वो नहीं पूछेगा। स्टैंडर्ड 10 है, लेकिन आप उसको क्रॉस कर दें। आप अगर 5 प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसे कहें ठीक है 10 मेरे से पूछ ले, लेकिन जब 5 क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद क्लोज कर दें वेबसाइट को। लेकिन अगर आप 15 करना चाहते हैं प्रैक्टिस, उसने 10 पूरे करवा दिए, आप उसे कहें भाई दोबारा मेरे से टेस्ट करो, वो 10 फिर अगले नीचे वाले 10 ले आएगा। टॉप 10 डिफिकल्ट पूछ लिए, फिर उसके बाद अगले पूछेगा। सिस्टम ने तरतीब वो ये कंफर्म है, पहली दफा वो आपसे तरतीब से क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके बाद जब आप रैंकिंग कर देते हैं ना, ये कंफर्म है वो हमेशा आपसे मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट आपके पहले पूछेगा, इजी वाले बाद में पूछेगा। और ब्यूटी इसकी है ही इस चीज में कि हमारा फोकस उन एरियाज पे लग रहा हो जो हमारे वीक एरियाज हैं। हाँ देखें, अगर चैप्टर 1 की आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चैप्टर 1 की क्वेश्चन पूछेगा ना,
वो चैप्टर 2 का तो नहीं पूछ सकता। अब चैप्टर 1 के मैंने 30 क्वेश्चन अगर डाले हैं उसके अंदर, तो आपने तो अगर आपके स्ट्रांग हो गए हैं ना चैप्टर 1, आपको लग रहा है कि यार अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना मेरी उसके ऊपर ग्रिप है, मेरी ज्यादातर क्वेश्चन 4-5 आ रहे हैं, तो आप चैप्टर 2 की तरफ चले जाए, या चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को सिलेक्ट कर लें। वो फिर क्या करे, वो फिर पूछेगा फिर भी 10 क्वेश्चन, लेकिन फिर दोनों में से पूछेगा। ये मल्टीपल चैप्टर्स को सेलेक्ट करके रिवीजन करना हमेशा बेहतर है, लेकिन फर्स्ट टाइम रिवीजन करनी है आपने तो सिंगल चैप्टर सेलेक्ट कर लें, लेकिन जब बाद में रिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीपल चैप्टर्स को सेलेक्ट करना हमेशा बेहतर है। क्लियर हो गई ये चीज? अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको ये बताता चला, आपको मैंने नाम के साथ खास तौर पे कहा था कि CRN, वो किस लिए कहा था? देखें इस पे ना मैं अब ज़्यादा इंसान अपने मुंह से तारीफ करे मुनासिब नहीं लगता, इसके ऊपर मैंने एक बड़ी मेहनत की है, और आपको पता है इंसान हो ना, तो इंसान चाहता है कि मेहनत का कोई रिवार्ड मिले उसको, वरना तो कहना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन भाई है तो है फैक्ट कि हम भी चाहते हैं कि हमें अगर जितनी सैलरी मिल रही है ना उससे ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाए तो बेहतर है। तो इन लॉन्ग रन मैं इसको एक सेपरेट प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ। इसको ये आपकी एजुकेशन का मतलब कंपलसरी नहीं है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, इन लॉन्ग रन मैं कहूँ भाई जो मुझे 4-5 हज़ार रुपया देगा ना, मैं उसका अकाउंट बनवाऊंगा और उसके पास एक्सेस होगी, वो रिवीजन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये अभी समझ लीजिए आपके साथ शेयर कर, एक्सपेरिमेंट नहीं है, बार बार एक्सपेरिमेंट, इंट्रोडक्ट प्रोमो बोले इसका, प्रोमो, हाँ। तो लेकिन प्रोमो में भी मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ना उन तक इसकी एक्सेस फ्री हो, जो ऑनलाइन के एनरोल्ड स्टूडेंट्स है या जो फिजिकल के एनरोल्ड स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट अब चोरी के लेक्चर्स जो है वो लेके अब उनको वो भी अगर इसको एंजॉय कर रहे हो इस प्रीमियम रिसोर्सेज को, तो फिर तो गलत बात है ना भाई। अगर जो बंदा पैसे, एथिक्स ठीक है, मैंने देखा ओवरऑल, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे ये देख के खुशी भी होती है कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये जो दूसरा शॉर्टकट होता है चोरी वाले लेक्चर जो होते हैं इनकी तरफ बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, और मुझे देख के खुशी होती है। और सम टाइम कुछ स्टूडेंट अगर करे भी ना यूज़ तो वो पूछ लेता है, वो मेरे से पूछ रहे होते हैं सर हमने पहले यूज़ किए थे, पहले आपसे नहीं पूछ सके, तो ठीक है रिजल्ट हो गया, पास हो गए हैं, लेकिन अब ना हम आपके साथ अगर आप कहें तो आपको हम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टूडेंट ये पूछते हैं, ठीक है, तो खुशी होती है। मैं कहता नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, दुआ करने अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे आप लोगों के लिए काम करने की। तो चंद एक स्टूडेंट, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं कम से कम जो एक पे करके स्टूडेंट बैठ उसमें और जो फ्री, इसमें फ़र्क तो होना चाहिए ना। अगर दोनों को एक तरह के ही रिसोर्सेज, एक तरह की ही सर्विसेज मिल रही हुई, तो फिर तो जो फीस दे के पे कर रहे हैं वो तो बेवकूफ़ हुए कि जब वही चीज़ें सारी फ्री में मिल रही हैं तो फीस किस चीज़ की दे रहे हैं। तो इसीलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपसे कहा आपने CRN नंबर ज़रूर लिखना है, क्योंकि कोड तो सबके सामने है, अब कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा होता है। जो तो CRN हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे ना उनको मैं एक्सेस दूंगा फुल स्टडी की, क्या आप फुल स्टडी कर सकते हैं, सारे चैप्टर जब मर्जी जैसे मर्जी कर सकें। और जो एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं होंगे उनको एक्सेस मिलेगी प्रीव्यू की। प्रीव्यू का मतलब होता है ट्रेलर, पूरी फिल्म नहीं, सिर्फ ट्रेलर। वो ये देख लें कि सिस्टम काम कैसे करता है, ये देख लें कि इसका फायदा है कि नहीं है, लेकिन पूरे सारे चैप्टर्स की एक्सेस नहीं, वो लिमिटेड एक्सेस होगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि CRN नाम के साथ, ताकि हमारे पास जो डाटा है कि कौन कौन हमारा एनरोल्ड स्टूडेंट है, हम उसको फुल स्टडी की एक्सेस दें और दूसरों को प्रीव्यू की एक्सेस दें, और बाद में अगर हो तो वो भी ब्लॉक कर दें। हाँ, मेंटी वाला भी काम उसके ऊपर भी सोचा हुआ, और भी 2-3 हैं चीज़ें ऐसी जो कि प्रीमियम रिसोर्सेज हैं, और इंशाल्लाह वो सिर्फ जो पेड स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के साथ या जो ऑनलाइन वाले पेड, इन्हीं के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और उसमें कंट्रोल्स भी ऐसे लगाए जाएंगे कि अभी तो थोड़ा हल्का, मतलब कुछ चीज़ें थी, बहरहाल छोड़ें इसको, लेकिन आप बेफिक्र नहीं, जो स्टूडेंट पे कर रहे हैं 100 रुपये ऑनलाइन स्टूडेंट, बेफिक्र नहीं, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। आप इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, पास भी होंगे, और आप ये फील भी करेंगे कि यार ठीक है, हमें और दूसरे जो दूसरे फ्री वाले जो चोरी वाले लेक्चर्स हैं उन स्टूडेंट्स में फ़र्क है, इंशाल्लाह आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो। अच्छा, ये कैसे करना क्लियर हो। अब मुझे बताइए एंड पे अकाउंट कैसे बना, पहले बताइए ब्रेनस्केप है क्या, काम कैसे करता है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए इसका एक मकसद क्या है, वो क्या है कि थ्योरी का सब्जेक्ट ऐसे याद करना है कि आखिरी दिन जब पेपर है उस दिन किताब नहीं भी खोली तो भी जाके पेपर में हर क्वेश्चन फर आंसर। अगर आप इस लेवल पे पहुंचे तो हम कामयाब, हमारा ये सॉफ्टवेयर कामयाब। अगर इस लेवल पे नहीं पहुंचे ना तो ये सॉफ्टवेयर नाकाम, हम भी नाकाम। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, क्या, कंसिस्टेंसी। रिवीजन करनी है छोटी छोटी 8-10 की,
रिवीजन लंबी नहीं होनी चाहिए लेकिन बार बार होनी चाहिए। छोटी करनी है लेकिन डेली बेसिस के ऊपर करनी है। अकाउंट कैसे बनाना है क्लियर हो गया, ऐड कैसे करना है कोर्स क्लियर हो गया। ये अकाउंट और कोर्स ऐड ये सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद जब कभी आप जाएंगे सिर्फ आपने क्लिक करना है और आपका सारा रिवीजन शुरू हो जाएगी। क्लियर, चलिए इसको आपने यूज करना है। मीनवाइल कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप क्लास में फिर शेयर कर लीजिएगा, उम्मीद है प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब मैं वक्तन ये जो ईद की छुट्टियां ना, इसमें एक तो आपकी जो ऑडिट की बुक है ये फाइनल करनी है मैंने, और इसके साथ ही साथ मैं मजीद कुछ चैप्टर्स भी ऐड कर दूंगा जो हमने पढ़ लिए हुए हैं, ताकि आप घर बैठे उसको भी रिवाइज करते रहें। ठीक है जी। अच्छा हाँ, और इनमें मैं बहुत सी और चीज़ों को भी कंसिडर कर, एग्जामिनर कमेंट्स, आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, हमने लिस्ट बनाई हुई है। मैंने पिछले 2-2.5 सालों में स्टूडेंट्स ने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछते हैं ना, उनकी लिस्ट बनाई हुई है, इस चैप्टर में क्या क्या सवाल पूछते हैं, उनको भी उठा के कन्वर्ट करके मैंने डालना है, ताकि आप इसके एक दफ़ा अगर ये कर लेना काम तो इंशाल्लाह आप इसके गुरु बन जाए। इस चैप्टर के मकसद ये है। ठीक है, लेकिन मेहनत करें, आगे अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। आज के लिए यही चीज़ थी। देखिए आज हमने कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं सीखा ऑडिट का, लेकिन वो चीज़ सीखी है जो आपके सारे सेशन। और मजे की बात, आखिरी बात चलते चलते, ये कैफ 8 है, ये चले मैंने काम, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर दूंगा, सारी चीज़ें बना दूंगा। लेकिन जब आप CFAP लेवल पे जाएंगे ना, तब हो सकता है आपको कोई टीचर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करवाने वाला ना मिले, तब कोई आपको ये उधर आपके साथ ये कंसेप्ट्स को ब्रेक डाउन करके अपडेट करने वाला। आप उस वक्त भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक जैसे मैं बताया ना, कॉमन टेक्निक नहीं है, ये CA प्रोफेशन में करंटली और कोई नहीं यूज़ कर रहा है इसको। ठीक है, तो में भी जब आप जाएं CFAP लेवल पे तो, लेकिन उस वक्त कोई टीचर इस्तेमाल, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इस सेशन से समझने के बाद समझते हैं कि ये काम की चीज़ है, आप खुद के भी कार्ड्स बना सकते हैं, आप खुद की भी क्लास बना सकते हैं। आप नोट्स बनाते हैं ना अपने, करना क्या, सिर्फ उन नोट्स को फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट कर देना है। यही सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, यही साइट यूज करते, यही अकाउंट यूज करते हुए आप अपने ज़ाती भी नोट्स बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह शेयर भी कर सकते हैं जिस तरह आप नोट्स शेयर करते हैं। लेकिन बहरहाल इस सेशन में अभी आप खुद से ना, इस सेशन में तो आप देखें कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस है ये देखें। इसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं जब इंशाल्लाह ये कैफ 8 आप पास कर जाएं, CFAP लेवल पे जाएं, तो भी आप इस अप्रोच को ना छोड़ें। फिर एंड पे फिर दोबारा कह रहा हूं, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड अप्रोच है, ये काम करती है। ठीक है, इसको सिर्फ अब आपने अपनी ज़िंदगियों के साथ इसको इंटीग्रेट करना। तो क्लियर करेंगे, रोज़ के 8-10 मिनट आप दे देंगे, कोई बड़ी रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना आपसे। हाँ शाबाश, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज का लेक्चर में हमने ये चीज़ सीखनी थी, यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।